डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देश उबल रहा है। देश भर के हजारों डॉक्टर सड़कों पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज समेत देश के कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। गुनहगारों की गर्दन कसने के लिए सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आइए पहले आपको दिखाते हैं पूरी खबर। दिल्ली से मुंबई, पटना, लखनऊ से कोलकाता तक डॉक्टरों का गुस्सा सड़कों पर है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। आईएमए ने अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने के साथ साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू करने की मांग की है। हम लोग अभी हॉस्पिटल्स के जितने भी दिल्ली का हॉस्पिटल्स है वहाँ पे बस नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को हमने शट डाउन करा है और अभी इमरजेंसी सर्विसेज बाकी चल रहे हैं। हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से जो हमारे डिमांडें हैं अगर वो मिल जाता है तो हम लोग इस स्ट्राइक को कॉल अप करने की डिस्कशन करके कॉल अप करने की तरफ सोचेंगे। जैसे आपको पता है कि जो कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग रिसेंट जैसे न्यूज़ है, वहाँ पे पीसफुली जो प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, रातों रात वहाँ पे मतलब हज़ारों की संख्या में ये गुंडे जाके जो तोड़फोड़ करके आए हैं, उसके अगेंस्ट तो हमारा ये प्रोटेस्ट और भी इंटेंसिफाई हो चुका है। और हम चाहते हैं कि जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है इस फाइट में हमारा साथ दे। हम जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ये सब कर रहे थे इसी वजह के लिए था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सेफ्टी चाहिए। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि लेडी डॉक्टर की हत्या का पूरा मामला क्या है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। 31 साल की पीजी स्टूडेंट डॉक्टर चेस्ट डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी पर थी। रात 2 बजे वो 2 जूनियर डॉक्टरों के साथ डिनर करने के बाद सेमिनार हॉल गई थी। सुबह उसकी अर्धनग्न बॉडी मिलती है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम में रेप के बाद जघन्य तरीके से हत्या का खुलासा हुआ। 9 अगस्त की सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसके साथ दरिंदगी की हदें पार की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट, मुंह और आंखों से खून बह रहा था। चेहरे और शरीर में चोट के निशान थे। आंखों के अंदर चश्मे का कांच टूटकर घुस गया था। सिर, पेट, पैर, गर्दन और दाहिने हाथ में गंभीर चोट के निशान थे। गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। घटना के अगले ही दिन डॉक्टर सड़कों पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ममता सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। अस्पताल ने भी 3 डॉक्टरों का पैनल जांच के लिए बनाया। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के जरिए 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पॉर्न वीडियो देखता था और उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी रखी थी। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जघन्य वारदात के खिलाफ देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा नहीं थमा। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कल जो हुआ था ये बहुत डेंजरस हुआ था। जो मॉब अटैक हुआ था, ये क्या चल रहा है हमारे बंगाल में, ये समझना चाहिए, ठीक है। और हमारा आंदोलन ये जो चल रहा है ये चलेगा जब तक ये रेपिस्ट लोग को सजा नहीं मिलेगा। हम लोग हमारा आंदोलन से नहीं हटूंगा। तो सबको भी पता है कि कल इधर क्या हुआ था कल रात में। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो इस बात को एकदम अच्छे से हैंडल करे ताकि ये कभी फ्यूचर में ये कभी ना हो। हम लोगों का बहुत सारा डिमांड है। सबसे मेजर जो डिमांड है वो है हम लोगों को प्रॉपर जस्टिस चाहिए। हम लोगों को प्रॉपर जो एक डॉक्टर लोगों के लिए प्रॉपर सेफ्टी, सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, नर्स, ग्रुप डी स्टाफ जो भी हो, जो भी हेल्थ वर्कर्स है, सभी लोगों के लिए प्रॉपर सेफ्टी चाहिए गवर्नमेंट सेटअप में।
इस घटना के कारण बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। फिलहाल वारदात की जांच सीबीआई के हवाले है। सीबीआई अधिकारियों ने घटना की रात ड्यूटी में तैनात 4 डॉक्टरों से पूछताछ की है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। आरोपी संजय राय को सीबीआई टीम कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम ने लेडी डॉक्टर के माता-पिता से भी पूरी जानकारी ली है। इसके अलावा चेस्ट विभाग के प्रमुख और ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से भी जानकारी ली गई है। बेटी के साथ जघन्य वारदात और डॉक्टरों के आंदोलन पर लेडी डॉक्टर के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम बेटी की जान के बदले पैसे ले लेंगे तो वो बहुत दुखी होगी। हम इस घटना को लेकर पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रहे विरोध और आंदोलन के पक्ष में 100% हैं। सभी प्रदर्शनकारियों को हमारा प्यार, हम सभी को अपना बेटा बेटी मानते हैं। तोड़फोड़ के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इस हिंसा के पीछे साजिश है। वाम और राम इकट्ठे होकर सब कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी का आरोप है कि वामपंथी और बीजेपी बंगाल में एक हो गए हैं। मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एकत्रित होकर ये कह रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग बंगाल में अशांति पैदा करना चाहते हैं। घटना दुखदाई है, विचलित करने वाली है। सीबीआई को सारी डिटेल दे दी गई है, जांच हो रही है। कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। उन्नाव में भी घटना हुई थी, पुलिस जांच कर रही थी। कोर्ट ऑर्डर पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये छात्र आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक लोगों की करतूत है। कल पुलिस पर हमला हुआ। ममता बनर्जी ने बंगाल में छात्र आंदोलन और मामले की सीबीआई जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन में बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं जब बंगाल में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आई है। पश्चिम बंगाल लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन ममता बनर्जी हर बार विरोधी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराती हैं। संदेश खाली केस हो या फिर आसनसोल में हुई हिंसा का मुद्दा हो, ममता बनर्जी का रवैया नहीं बदला है। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों के नेता भी उन्हें घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 13 साल से सत्ता में हैं। लेफ्ट के साम्राज्य को उखाड़कर उन्होंने बंगाल में दबदबा कायम किया था, लेकिन बंगाल में बढ़ती हिंसा को लेकर वो सवालों के घेरे में हैं। लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या ने सियासी संग्राम और तेज कर दिया है। खबर का दूसरा पहलू ये है कि भले ही ममता सरकार इस मुद्दे पर चौतरफा घिरी है, लेकिन राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार जिस तरह से राज्य में दखल देती है, उसको लेकर भी घमासान है। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। जिस प्रकार से महिला चिकित्सक के साथ घटना हुई है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है और पश्चिम बंगाल की सरकार तो हर मोर्चे पे नाकाम है। ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी के काम करने के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर। ममता बनर्जी का शासन एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जनता को वाम दलों के हिंसा और डर के शासन की याद दिला रहा है। इसमें कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर ममता के शासन की कमियों की कलई खोल के रख दी है। बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी एक कागज पे दस्तखत करना था। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का भी प्रतीक है। ममता बनर्जी जी वही है जिन्होंने 2021 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में एक अपमानजनक प्रकार की टिप्पणी करते हुए कहा था ये सब यूपी का गुंडा लोग यहां आता चला जा रहा है। आपको याद होगा 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में। और हकीकत में उन्होंने उस पार्टी से जाके गठबंधन किया है जिसके लिए खुद यूपी में एक जमाने में नारा लगा था चढ़ गुंडन की छाती पर,
और मुहर लगाओ हाथी पर, ये हमारा नारा नहीं था। कलकत्ते वाली बुआ जी को समझना चाहिए, लखनऊ वाली बुआ जी का दिया हुआ नारा था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में हर घटना पर राजनीतिक रंग इसलिए भी चढ़ जाता है क्योंकि ममता की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक सत्ता संघर्ष चल रहा है जो पूरे माहौल को या तो सांप्रदायिक या राजनीतिक कर दे रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर आरोप है कि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, जिनका निष्पक्ष होना अनिवार्य है, से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में उनका कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर देने, जो कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रहे थे, से लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बयान सुर्खियों में रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर लोकसभा चुनाव के दौरान संदेश खाली मामले में जिस तरह से वहां की महिलाओं से मिले और बयान दिए, वो भी ये दिखाता है कि उन्होंने गवर्नर की उन परंपराओं को ताक पर रख दिया जो कि एक गवर्नर से निष्पक्ष होने की आशा रखती हैं। यहाँ ये बता दें कि बाद में संदेश खाली में बीजेपी की ही एक महिला मंडल अध्यक्ष ने संदेश खाली की घटना को लेकर ये आरोप लगाया था कि संदेश खाली की घटना पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी की बनाई हुई थी। इस माहौल के चलते राजनीतिक दलों के बयानों पर जनता कितना विश्वास करे, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हुई हत्या का मामला है, साफ है कि ममता बनर्जी सरकार के हाथ से कानून व्यवस्था फिसलती दिखाई देती है और उनका कोई भी बयान इस तथ्य को झुठला नहीं पाएगा। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर सियासी संग्राम चरम पर है। ममता बनर्जी को इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। एक तरफ बंगाल में सियासी उबाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी विद्रोह की आग अभी ठंडी नहीं हुई। हिंसा और नरसंहार के बीच ढाका में विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ ताबड़तोड़ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार 5 अगस्त के बाद 50 जिलों में 200 से अधिक हमले हुए हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि अशांति के बीच बांग्लादेश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 12 साल में सबसे ऊंचे स्तर 11.66% पर पहुंच गया। खाद्य महंगाई दर जुलाई में 13 साल में पहली बार 14% से अधिक हो गई। दरअसल बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने हसीना सरकार के 2018 के फैसले को पलट दिया और सभी सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने का फैसला किया, जिसके तहत बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाना था। इस फैसले के खिलाफ जून में बांग्लादेश में विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील के बाद हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया गया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोटा प्रणाली में सुधार के लिए विरोध प्रदर्शन रुक गए। धीरे धीरे ये प्रदर्शन बढ़ता गया और फिर इसने शेख हसीना की सरकार को हटाने की मांग की शक्ल ले ली। पाँच अगस्त को बांग्लादेश की सेना, जिसे मोटे तौर पर निष्पक्ष माना जाता है, उसे प्रदर्शनकारियों के प्रति देश में बढ़ते समर्थन का एहसास हो गया और उसने शेख हसीना को सरकार से हटने का अल्टीमेटम दे दिया। सेना ने साफ कर दिया कि वो प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे में शेख हसीना के पास सरकार से हटने और देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। शेख हसीना ने फिलहाल बांग्लादेश छोड़ भारत में शरण ली है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के रुख से भारत सरकार के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल
बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौकीद हुसैन ने कहा है कि हत्या के आरोपों सहित शेख हसीना के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये तय करना होगा कि भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा जाए या नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस रुख के बाद भारत के लिए ये फैसला बेहद कठिन होगा कि वो शेख हसीना से दोस्ती निभाए या फिर बांग्लादेश से। ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अंतरिम सरकार देश में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि लगातार हमलों की वजह से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की है। दूसरी तरफ हिंसा के बीच बांग्लादेश गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। बांग्लादेश में तोड़फोड़, लूटपाट और लिंचिंग की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के दूसरे नेताओं ने बार बार शांति की अपील की है। देश के नए प्रमुख ने छात्रों से अल्पसंख्यकों की रक्षा की भी अपील की है। बांग्लादेश में हिंदू इसलिए भी निशाने पर आए क्योंकि हिंदुओं को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है। हिंसा के पीछे वो जिहादी कट्टरपंथी शामिल हैं जो पिछले कई सालों से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय हैं। हिंसा और अस्थिरता के बीच बांग्लादेश के लोगों को एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये संकट आर्थिक है। दरअसल लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और झड़पों की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। हिंसा के बाद लोग पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। बांग्लादेश में ज़्यादातर बैंकों के एटीएम अभी भी बंद हैं। मीडिया के मुताबिक सुरक्षा कारणों से ज़्यादातर एटीएम में पैसा नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि इसके अलावा कई बैंक शाखाएं अभी तक नहीं खुली हैं। ऐसे में बांग्लादेश के आम लोगों को कैश को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में बुनियादी ढांचे को इस उथल पुथल से बड़ा झटका लगा है। कर्फ्यू और इंटरनेट बंद होने की वजह से आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई है। 13 अगस्त 2024 तक देश की मुद्रा 1 टका 0.71 भारतीय रुपए के बराबर है। बांग्लादेश की मुद्रा टका 108.85 प्रति डॉलर पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में अगर हिंसा का दौर थमा नहीं तो न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, बल्कि वहां के अल्पसंख्यकों के पलायन के कारण भारत सरकार पर भी अंदरूनी दबाव बढ़ता जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। हिंदू समाज वहाँ पर 8% है। हिंदू समाज ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं है। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा है। भारत पर ये दबाव ऐसा है जो आगे जाकर दोनों देशों के रिश्तों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरा पहलू में हम आपको कुछ ऐसी खबरें भी दिखाएंगे जो खबरों की दुनिया का दूसरा पहलू है। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लेकर आएगी। ये खबर है 50 वर्षीय मेगावर्थ चिरंजीवी की, जो आंध्र प्रदेश के तेनाली में रहते हैं और पिछले 15 साल से पानी पूरी बेचने का काम करते हैं। मेगावर्थ चिरंजीवी सुर्खियों में हैं क्योंकि उसकी वजह है उनका राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में शामिल होना। मेगावर्थ 15 अगस्त की शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण मिला था। मेगावर्थ चिरंजीवी को राष्ट्रपति भवन के एट होम में क्यों आमंत्रित किया गया, ये भी समझ लीजिए।
दरअसल वो 15 सालों से तेनाली में पानीपुरी का कारोबार चला रहे हैं। अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सहारा लिया। पहले 10,000, फिर 20,000 और फिर 50,000 रुपयों का कर्ज लिया। इस कर्ज को उन्होंने समय पर चुका भी दिया। मेगावर्त चिरंजीवी उदाहरण हैं उन मेहनतकश लोगों का जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर सफलता हासिल की है, इसलिए उन्हें आमंत्रण मिला था।